आइए आज हम लोग इतिहास के जो 3 पार्ट होते हैं तो 3 पार्ट में सबसे पहले प्राचीन होता है। 3 पार्ट में प्राचीन होता है, मध्यकालीन होता है, आधुनिक होता है। प्राचीन हिंदू काल के लोग इसमें विश्वास करते थे। मध्यकाल जो इस्लाम धर्म इस पे राज किए, शासन किए, और आधुनिक कहने का मतलब है इस पे पूरा विश्व यानी अंग्रेज शासन करते थे। आइए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर क्या है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के मध्यकालीन के भारत के बारे में बात करते हैं। तो नंबर में 1 पढ़ना होता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इस्लाम धर्म का उदय, अरबों द्वारा सिंध का विजय, तुर्कों का आगमन, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल काल और मराठा साम्राज्य। चलिए इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले मध्यकालीन भारतीय इतिहास को 3 स्रोत में बांट दिया जाता है: साहित्यिक, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य। अब सल्तनत काल में साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। अब देखिए 1-2 किताब रचनाकार, यानी हम 10 किताब रचनाकार किताब ग्रंथ का नाम बताएंगे और इसका रचनाकार का बारे में बताएंगे और फिर बाद में इसका डिटेल्स बताएंगे। सिर्फ ऊपरी आप जानने की कोशिश कीजिए। तारीख उल हिंद, तो तारीख उल हिंद यह किताब को, तारीख उल हिंद के किताब को किताबुल हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, यह प्रसिद्ध नाम है। इसकी रचना अलबरूनी के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक को 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है। चलिए ठीक है, तारीखुल हिंद। अब आइए यहाँ पे, अब आ जाइए। हमने बताया कि तारीखुल हिंद को किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी रचनाकार अलबरूनी जी थे। ताजुल मासीर, ताज उल मासीर इसकी रचनाकार हसन निजामी थे और यह अरबी एवं फारसी दोनों में था। आप PDF में देख लीजिए। यहाँ आप तारीख उल हिंद, यह किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यह अलबरूनी द्वारा लिखी गई थी, यानी रचनाकार कहा गया था। दूसरा नंबर ताज उल मासीर, इसकी रचना हसन निजामी के द्वारा किया गया। यह अरबी एवं फारसी यानी दोनों भाषा में है। जान जाइए आप। ताज उल मासीर इसकी रचनाकार हसन निजामी द्वारा किया गया था। ताज उल मासीर जिसका रचनाकार हसन निजामी हुआ करते थे, हसन निजामी जी हुआ करते थे। तारीख फिरोज शाही की अगर बात कीजिएगा तो तारीख फिरोज शाही एक ग्रंथ का नाम है। इसका रचनाकार जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। अगर फतुहात फिरोज शाही, इसकी रचनाकार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। जैनुल अखबार एक किताब का ग्रंथ का नाम है। तो जैनुल अखबार एक अबी सैयद जी हुआ करते थे और यह ईरान के इतिहास का विवरण इसी में मिलता है, जैनुल अखबार में मिलता है। और जैनुल अखबार का रचनाकार अबी सईद थे। तबकात ए नासिरी इसका रचनाकार मिन्हाज उस सिराज जी थे, जो अपने शासनकाल में 1192 से लेकर 1260 तक का इसका विवरण देखने को मिलता है। तारीख ए मसूदी ये अब्दुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल वैहाकी जी का रचनाकार है। किताबुल रेहला ये जो इसकी रचनाकार जो थे इब्न बतूता जी थे, और ये जो है अरबी भाषा में थी। 9 नंबर किताबुल यामिनी आप जानते होंगे, उतबी इसका रचनाकार उतबी थे। और किताबुल यामिनी से सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के विवरण को देखने को मिलता है। खजायन उल फुतूह इसका रचनाकार अमीर खुसरो थे। का रचनाकार अमीर खुसरो थे। फतवा ए जहादारी
इसकी रचनाकार जियाउद्दीन बर्नी हुआ करते थे और जियाउद्दीन बर्नी इस शरीयत के अनुसार मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीति संहिता वर्णन किए थे। अगला नंबर है तारीख ए सलातीन या अफगान या तारीख ए शाही। इसकी रचनाकार अहमद यादगार थे, जो इसके बारे में लोदी वंश से विवरण मिलता है, लोदी वंश से मिलता है, लोदी वंश से मिलता है। अब आ जाइए, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम लोग देखेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। और विदेशी यात्री का विवरण की अगर बात कीजिएगा तो सबसे पहला जो अलबरूनी भारत आए थे, और अलबरूनी भारत आए थे तो अलबरूनी आए थे। अब अलबरूनी किसके शासनकाल में आए? देखिए, अलबरूनी ख्वारिज्म से रहते थे, यानी ख्वारिज्म, अलबरूनी ख्वारिज्म से महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। देखिए बाबू, अलबरूनी ख्वारिज्म के थे और वहां से महमूद गजनवी के साथ भारत यात्रा किया या भारत यात्री किया। और अलबरूनी का दूसरा नाम यानी मूल नाम जो हुआ करता था, मूल नाम हुआ करता था अबू रिहान, अबू रिहान, अबू रिहान। यानी कि अलबरूनी ख्वारिज्म से बिलोंग करते थे, महमूद गजनवी के शासन काल में भारत आया था और अलबरूनी का मूल नाम अबू रिहान है। दूसरा यात्री इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता। अगर इब्न बतूता की बात कीजिएगा तो इब्न बतूता यह अफ्रीका के मोरक्को यानी मोरक्को अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT लिख देंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान इब्न बतूता जी 1333 ईस्वी में भारत आया। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि इब्न बतूता अफ्रीका के रहने वाले थे, यानी अफ्रीका में मोरक्को के रहने वाले थे, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत यात्रा किया। तीसरा नंबर अगर बात कीजिएगा तो मार्को पोलो, आप नाम जानते होंगे मार्को पोलो। अब मार्को पोलो किसके शासन काल में आया? हम अगर बात करेंगे तो वह ये मुख्य रूप से इटली के रहने वाले थे। अब इटली के वेनिस में रहने वाले थे, इटली के वेनिस में रहने वाले थे, और इन्होंने 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत यात्रा किया, और दक्षिण भारत यात्रा करके इन्हें मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है, राजकुमार। यानी मार्को पोलो को मध्यकालीन भारत का राजकुमार कहा जाता है। तो एक बात याद हो गई कि मार्को पोलो इटली के वेनिस के जगह में रहने वाले थे। इन्होंने 13वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा किया और इन्हें मध्यकालीन के लोग राजकुमार के नाम से जाना जाता है, यानी कि राजकुमार कहा जाता है। अगला नंबर अगर बात कीजिए 4 नंबर की बात कीजिएगा तो 4 नंबर में निकोला कांटी हुआ करता था, निकोलो कांटी हुआ करता था। और निकोलो कांटी यह इटली का रहने वाला था, निकोलो कांटी यह इटली का रहने वाला था, और इटली के रहने वाला था तो 1420-21 के यात्रा में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया। यानी कि जब विजयनगर साम्राज्य जो हुआ था, उत्पन्न हुआ था, तो निकोलो कांटी इटली के रहने वाला था, जो 1420-21 में विजयनगर साम्राज्य आया, विजयनगर साम्राज्य आया। और विजयनगर साम्राज्य आया तो इस समय वहाँ के शासक देवराय प्रथम हुआ करते थे। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के जब निकोलो कांटी इटली के रहने वाला था 1420-21 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया, तो विजयनगर साम्राज्य का जो शासक हुआ करता था तो देवराय प्रथम हुआ करता था। इन्होंने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी यानी कि इन्होंने देवराय प्रथम ने निकोलो कांटी नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। यानी कि
देवराय प्रथम ने निकोलो कांटी देवराय प्रथम इन्होंने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी यानी ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी ग्रंथ की रचना किया था। उम्मीद करता हूं कि आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। उम्मीद ही कर सकते हैं। सबसे पहले अब ध्यान दीजिएगा याद करने के तरीका। अल-बरूनी ख्वारिज्म के रहने वाला था, जिसने महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत यात्रा किया। अल-बरूनी का मूल नाम अबू रिहान था। दूसरा, इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत यात्रा आया। कौन आया? इब्न बतूता आया। तीसरा, मार्को पोलो इटली के वेनिस का रहने वाला था, जो 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत यात्रा किया, और मार्को पोलो को मध्यकालीन भारत का राजकुमार कहा जाता है। चौथा, निकोलो कांटी तो निकोलो कांटी इटली का रहने वाला था, जो निकोलो कांटी 1420-21 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य पर आया। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया, और विजयनगर साम्राज्य जब विजयनगर साम्राज्य पर यात्रा पर आया, तो उस समय के विजयनगर साम्राज्य का शासक देवराय प्रथम हुआ करता था, और देवराय प्रथम ने ही ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी एक ग्रंथ की रचना की। अगला नंबर 5 नंबर में आइएगा तो अब्दुल रज़ाक का विवरण मिलता है। और अब्दुल रज़ाक यह फारस का रहने वाला था, और इन्होंने 1442-43 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। यानी विजयनगर साम्राज्य पर यात्रा किया। यानी कि अब्दुल रज़ाक फारस का रहने वाला था। 1442-43 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला नंबर है 6 नंबर। अगर बात कीजिएगा तो डोमिंग पायस, आप नाम जानते होंगे। अगर इस सब के बारे में फिर मैं बाद में चर्चा करूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ देखिए। और अगर बात कीजिएगा तो इसी को बारबोला कहा जाता है। बारबोला डोमिंग पायस और बारबोला, ये दोनों दो आदमी है वो। डोमिंग पायस और बारबोला ये दोनों पुर्तगाल के रहने वाले थे, जिन्होंने कृष्णदेव राय के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य पर यात्रा किया। अब देखिए, अब्दुल रज़ाक फारस के रहने वाले थे। 1442-43 इसमें भारत विजयनगर साम्राज्य पर यात्रा किए। तो विजयनगर साम्राज्य उस वक्त शासक कौन करता था? तो देवराय द्वितीय। डोमिंग पायस और बारबोला ये दोनों पुर्तगाल के रहने वाले थे। और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर जब यात्रा किया था, तो उस वक्त शासक कौन हुआ करते थे? तो कृष्णदेव राय हुआ करते थे। 7वां नंबर की अगर बात किया जाएगा तब तो नूनीज हो जाएगा। नूनीज एक विद्वान हुआ करता था, जो यह पुर्तगाली यात्रा था। यह पुर्तगाली यात्रा हुआ करता था। इतिहासकार और घोड़े का व्यापारी था। ये जो नूनीज जो था इतिहासकार था, और इन्होंने ही घोड़े का व्यापारी भी कहा जाता। घोड़े का व्यापार था ये, यानी खूब घोड़ा व्यापार करता था। इन्होंने अच्युत देव राय के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। अब देखिए, अब ध्यान देने वाले कि अब हमको याद करना है। देखिए, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको याद करा रहे हैं। अब्दुल रज़ाक
फारस के रहने वाले थे, जो 1442-43 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य पर यात्रा किए थे। छठा नंबर, डोमिंग पायस और बारबोला। यह दोनों के दोनों व्यक्ति जो थे पुर्तगाल के रहने वाले थे, जो जब विजयनगर साम्राज्य की जब यात्रा किए तो उस वक्त इसका शासन कृष्णदेव राय किया करते थे। नुनीज जी थे, तो नुनीज एक इतिहासकार भी थे और घोड़े का व्यापार भी करते थे, और नुनीज पुर्तगाल के रहने वाले थे। जो नुनीज जब विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए तो उस वक्त शासन काल जो है अच्युत देव राय किया करते थे। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब हम पुरातात्विक साक्ष्य देखेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य देखेंगे, इसके बारे में एक बार देख लीजिए, फिर से मिला लीजिए आप। सबसे पहले अलबरूनी ख्वारिज्म के शासक महमूद गजनी के साथ भारत आया। इनका मूल नाम अबू रिहान था। इब्न बतूता यह अफ्रीका के मोरक्को के जगह रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के भारत में यात्रा पे 1333 ईस्वी में आया था। मार्को पोलो अगर बात कीजिएगा, यह इटली के वेनिस का रहने वाला था। इन्होंने 13वीं शताब्दी ईस्वी में दौरान दक्षिण भारत की यात्रा किया। इन्होंने मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। निकोलो कांटी, निकोलो कांटी यह इटली के रहने वाला था, जो 1420-21 ईस्वी के दौरान विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। इस समय वहां के शासक देवराय प्रथम थे। इन्होंने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी नामक ग्रंथ की रचना की है। अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक की अगर बात कीजिएगा तो यह फारस का रहने वाला था, जो 1442-43 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। अगर डोमिंग पायस और बारबोला दोनों पुर्तगाल के रहने वाले थे, जिन्होंने कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया, यात्रा किया। नुनीज जो थे यह पुर्तगाल की यात्री जरूर थे, लेकिन इतिहासकार और घोड़े का व्यापारी भी था। इन्होंने अच्युत देवराय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर किया। अब हम आपके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बात करेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य यानी पुरातात्विक साक्ष्य यानी साक्ष्य के बारे में बात बताएंगे। अगर बात कीजिएगा कुव्वत उल इस्लाम कौन बनाया, यानी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अब आ जाइए, अब साक्ष्य देखेंगे। सबसे पहले तो कुव्वत उल इस्लाम या 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो कुतुब मीनार का नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रहा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनाना चाहता था, 4 मंजिला बनाना चाहता था, लेकिन संजोगवश इसकी मृत्यु हो गई। दूसरा का मंजिला बनते बनते इसकी मृत्यु हो गई, तो इसका इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। यानी कि इल्तुतमिश 4 मंजिला बनवाने का काम किया। इसके बाद जब क्षतिग्रस्त हो गया, कुछ कम आ गया, कुछ कमी हुआ, तो फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और आर स्मिथ जैसे विद्वान जो है इसका मरम्मत करवाया। तो फिरोज शाह तुगलक। अब देख लिए लाल महल किसने बनवाया, तो बलबन ने बनवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। उखा मस्जिद मुबारक शाह ने करवाया, जो राजस्थान में स्थित है। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह कोटला दुर्ग किसने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। मोठ का मस्जिद किसके बनवाया, सिकंदर लोदी ने बनवाया। जहां पनाह नगर किसने बसाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, जो दिल्ली में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। अतारंकित का दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया। सुल्तानगढ़ी अथवा नासिरुद्दीन का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। जमैयत खाना मस्जिद एवं हजार खंबा महल
अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। अब याद कीजिएगा, कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक 4 मंजिला बनाना चाहता था, लेकिन उसका संजोग बस मार्को पोलो यानी पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया, तो इल्तुतमिश ने उसका कार्य को पूरा करवाया। और जब बाद के दिनों में क्षतिग्रस्त हो गया, मरम्मत कराने का काम फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और अकमिश जैसे विद्वान ने किया था। लाल महल बलबन के शासनकाल में बना था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण ने करवाया था। उखा मस्जिद मुबारक शाह ने। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह कोटला दुर्ग फिरोज शाह तुगलक। मोट का मस्जिद किसने निर्माण करवाया? सिकंदर लोदी। जहां पनाह नगर किसने बसाया? मोहम्मद बिन तुगलक। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक। अतारंकित का दरवाजा इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी अथवा नासिरुद्दीन का मकबरा इल्तुतमिश ने। जमैयत खाना मस्जिद हजारा खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। अब हम लोग सबसे पहले मुगल काल पढ़ेंगे। मुगल काल पढ़ेंगे और मुगल काल में क्या क्या है। सबसे पहले मुगल काल पढ़ेंगे तो मुगल काल 1526 से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। इसका भी स्रोत 3 तरीके से देखेंगे हम लोग। सल्तनत देख लिए और मुगल काल भी देख लेंगे। उसके बाद हम तुर्कों पर भारत का आगमन करेंगे, तो साहित्यिक स्रोत भी देखेंगे, विदेशी यात्रियों का विवरण देखेंगे, पुरातत्वीय साक्ष्य देखेंगे। मुगल काल के अंतर्गत क्या क्या है, तो सबसे पहले तुजुके बाबरी था। तुजुके बाबरी या बाबरनामा, यानी कि तुजुके बाबरी का नाम, तुजुके बाबरी का नाम बाबरनामा भी कहा जाता है। यह बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इस कृति की रचना तुर्की भाषा में किया है भाई, तुर्की भाषा में किया था। बाबर प्राकृतिक प्रेमी था, जिस कारण उन्होंने भारत की जलवायु, पर्वत, पहाड़, नदियों का उल्लेख उन्होंने किया है। बाबरनामा के विषय में अगर बात कीजिएगा, बाबरनामा के अगर विषय में बात कीजिएगा तो एक विद्वान हुआ करता था लैनपुल। तो लैनपुल ने ये बात लिखा कि उसने की आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य नहीं है। यानी कि बाबरनामा के विषय में लैनपुल विद्वान ने लिखा कि उसकी आत्मकथा यानी तुजुके बाबरी या बाबरनामा, इसकी आत्मकथा बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में किसी में भी नहीं है। अगर बात कीजिएगा बाबरनामा का, तो बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसी ने किया है तो वह कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना एवं पायंदा खान ने किया था। अब देखिए ना, हो बाबरनामा है तो बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद किया है तो उसका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना और पायंदा खान, दोनों ने फारसी भाषा में अनुवाद किया है। अब आ जाइए दूसरा नंबर, हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा इस पुस्तक की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में किया था। यानी कि हुमायूं नामा बाद में आगे जाकर पढ़ेंगे, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम हुआ करती, गुलबदन बेगम हुआ करती थी। इसने फारसी भाषा में हुमायूंनामा लिखने की कोशिश की थी। आ जाइए तारीख शेर शाही की रचना अब्बास खान शेरवानी ने की थी। तारीख ए रसीदी ये मिर्जा हैदर दुगलात, जो बाबर हुमायूं शेर शाह सूरी के कनौज के युद्ध में सजीव रूप से वर्णन किया था। यानी मिर्जा हैदर दुगलात जो था, बाबर हुमायूं शेर शाह सूरी के कनौज के युद्ध में जब हो रहा था तो संजीव रूप से उसका व्याख्यात किया था, वर्णन किया था।
तो तारीख रसीदी का विवरण मिर्जा हैदर दुगलात। तारीख फरिश्ता मोहम्मद बिन कासिम, यानी मोहम्मद कासिम फरिश्ता, जो बाबर और हुमायूं के बीच के शासनकाल में हुआ था। तबकात अकबरी एक किताब ग्रंथ है जो ख्वारिज निजामुद्दीन अहमद के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अकबरनामा का लेखक अबुल फजल जो है, जो फारसी में किया था, जो प्रथम भाग बाबर एंड हुमायूं और द्वितीय भाग अकबर ने किया था। तुजुक ए जहांगीरी, यह जहांगीरी की आत्मकथा है और फारसी भाषा इस ग्रंथ को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को शासनकाल में जाता है, जो खुसरो की विद्रोह न्याय के बीच में किया गया था। पादशाहनामा का लेखक काजवीनी है, शाहजहांनामा इनायत खां है और बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी थे। आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद काजिम। मासिर ए आलमगीरी की रचनाकार साकी मुस्तैद खां थे। फुतुहात ए आलमगीरी का लेखककार ईश्वरदास नागर थे। नुस्खा ए दिलखुशा का भीमसेन थे। अगर बात कीजिएगा, सबसे पहले तो हमने साथ के बारे में बता दिया है। अब आगे आपको जानने की ज़रूरत है कि कौन विदेशी यात्री, यानी किसके दरबार में कौन कौन आया था। तो आइए, अगर हम बात कीजिएगा तो सबसे पहले अगर बात कीजिएगा तो विलियम हॉकिंस के आप जानते होंगे। विलियम हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में आया था। सर टॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आया था। फादर एंथाना मोंटेरांट अकबर के दरबार में आया था। पीटर मुंडी यह शाहजहां के शासनकाल में आया था, जो पीटर मुंडी इटली का रहने वाला था। एडवर्ड टैरी जो जहांगीर के दरबार में आया था। फ्रांसिसो पेलसाट ये भी जहांगीर के दरबार में आया था और फ्रांसिसो को पेलसाट जो है डच यात्री था। ट्रेवनियर इन्होंने 1638 से लेकर 1663 ईस्वी तक 6 बार फ्रांसीसी यात्रा था, जो हीरे का व्यापारी करता था। मनुची इटली का रहने वाला था, जो दारा सिकोह के नेतृत्व में आया था। और इसके बाद कीजिएगा वर्नियर और बाकी सब। अगर पुरातत्वीय स्रोत की बात कीजिएगा तो मुगल कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण जानकारी पुरातत्वीय स्रोत से भी मिलती है। इस काल के स्थापना चित्रकला का चरम विकास हुआ। इस काल के अनेक किले, स्मारक, महलों तथा मकबरों आदि का निर्माण हुआ है। तो यहाँ हम बात करेंगे तो इमारत की बात करेंगे एक नज़र में, किसने किसने कहाँ पे है और किस शासक थे। इमारत काबुली बाग में स्थित मस्जिद, यह स्थान पानीपत में है। जो शासक वहाँ का हुआ करते थे बाबर। सब याद नहीं करना है, हम जहाँ टिक लगाएंगे ना वो आप याद कीजिएगा। आगरे की मस्जिद की बात कीजिएगा तो आगरा में है और लोदी किले में है, जो इसने बाबर ने ही करवाया था। बाबर के शासनकाल में हुआ था। किला कुहना दिल्ली में स्थित है और दिल्ली में स्थित होने के कारण इस वक्त शासक शेरशाह सूरी हुआ करता था। उसके बाद शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, जो इस वक्त शासक शेरशाह सूरी हुआ करता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। जहांगीर महल ये आगरा में स्थित है, जो अकबर के शासनकाल में हुआ था। दीवाने आम फतेहपुर सीकरी में है और अकबर के शासनकाल में हुआ था। पंचमहल या इसे हवा महल भी कहते हैं, जो फतेहपुर सीकरी में है। इसका शासक जो हुआ करता था अकबर हुआ करता था। जमा मस्जिद की बात कीजिएगा तो फतेहपुर सीकरी में है और अकबर के शासनकाल में ही यह हुआ था। बुलबुल दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है और अकबर के शासनकाल में स्थित हुआ था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है और अकबर के दौरान में हुआ था। अकबर शासक वहाँ का था। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, सिकंदरा और उस वक्त शासक जहांगीर हुआ करता था।
लाल किला दिल्ली में है, शासन काल का शाहजहां है। जामा मस्जिद दिल्ली में है और शाहजहां के शासन काल में हुआ था। मोती महल दिल्ली में स्थित है, इसका शासक शाहजहां हुआ करता था। हीरा महल दिल्ली में है, इसका भी शाहजहां शासक हुआ करता था। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो शीश महल लाहौर में स्थित है और शाहजहां के नेतृत्व में यानी शासक हुआ करता था। तो वही मोती मस्जिद दिल्ली में है और औरंगजेब के शासनकाल में भीतरी हुआ था। अब उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आया गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे तुर्क भारत पर आक्रमण किस तरीके से हुआ, यानी कि तुर्क भारत पर। अगर अगला चैप्टर की बात कीजिएगा तो अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण। पढ़ेंगे हम लोग बाद में।